अहमद नदीम कासमी की नज्म मिल्ली नगमा वतन के लिए एक दुआ। हम इस नज्म के हवाले से मुख्तलिफ अशार की वजाहत भी देखेंगे और उनके फनी महासिन पर भी गौर करेंगे। अब तर्ज तहरीर की खसूसियात, लेकिन इससे पहले अहमद नदीम कासमी का तारुफ। अहमद नदीम कासमी पाकिस्तान के मुमताज शायर, अफसाना निगार, सहाफ़ी और नक्काद थे। उन्होंने उर्दू अदब में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। इनकी शायरी और अफसाने इंसानी जज्बात, माशरती मसाइल और देही जिंदगी की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। उनके मशहूर शेरी मजमूए दास्तान, शबनम और जलालो जमाल वगैरह हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ से भी नवाजा। अब उनकी शायरी की बात कर लेते हैं। उनकी ज़ेरे नज़र नज़्म में नगमगी और मौसीकियत का तासुर नुमाया है, और ये ऐसी खूबी है कि जिसकी बदौलत अशार दिलकश बन जाते हैं। इनके हर शेर में एक खास रवानी और तरन्नुम मौजूद है जो सुनने और पढ़ने वाले को मुतासिर करती है। इसके अलावा सादगी और सलासत उनकी शायरी की एक और नुमायां खूबी है। अहमद नदीम कासमी की ज़बान सादा, सलीस और रवां है। अशार में अल्फाज का इंतखाब और जुमलों की साख्त इंतहाई आसान और आम फहम है। नज्म दुआया अंदाज पर मबनी है जो इंतहाई मौसर और दिल को छू लेने वाला है। शायर ने अपने वतन के लिए जो दुआएं की हैं वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज बनकर सामने आती हैं, और इस दुआया अंदाज ने नज्म को एक जज्बाती और रूहानी रंग से नवाज दिया है। नज्म में काफिया, रदीफ और इस्तिआरे को भरपूर अंदाज में बरता गया है, जिसकी वजह से अशार को गहराई और मानवियत भी मिलती है। नज्म में तमाम अशार एक ही मरकजी ख्याल के गिर्द घूमते हैं, जो कि उनकी खूबी मौजू की वहदत की तर्जुमानी है। यानी वतन की खुशहाली, तरक्की और खूबसूरती की दुआ को इंतहाई खूबसूरत तरीके से अल्फाज के मोतियों में पिरोया गया है, जिसकी बदौलत इनकी नज्म मजबूत और मतवाजन तख्लीक बन चुकी है। तशबीहात और मंजर निगारी का खूबसूरत इस्तेमाल इनकी नज्म की एक और खासियत है। मसलन फूल खिले, खिस्सां को गुजरने की मजाल न हो, घनी घटाएं और पत्थरों से रोईगी जैसे फिक्रे नज्म को एक तसव्वुराती मंजर की शक्ल देते हैं, जो कारीन के जहनों में एक खूबसूरत तस्वीर बना देते हैं। अब नज्म का पहला शेर। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। अगर इस शेर को उन्वान दिया जाए या इसके बुनियादी नुक्ते की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान की अब्दी बहार की दुआ मांगी गई है। शेर पाकिस्तान की मोहब्बत, उमंग और इस्तेहकाम की दुआ पर मबनी है। इल्मे बयान में इस्तिआरा फसले गुल बमानी खुशहाली, और जैसा कि शेर से जाहिर है इसमें वतन में दायमी बहार और खुशहाली की दुआ की गई है। ये शेर एक ऐसे ख्वाब की तर्जुमानी करता है जो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के दिल में मौजूद है। शायर दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस सरजमीन पर एक ऐसा दौर लाए जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो, हमेशा खुशहाली, तरक्की और इस्तेहकाम का बाइस बने। पहले मिसरे में अर्ज़ पाक से मुराद पाकिस्तान है, जो शायर की नज़र में एक मुक़द्दस सरजमीन है। शायर दुआ करता है कि खुदा पाकिस्तान पर अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल करे। दूसरे मिसरे में फसले गुल एक खूबसूरत इस्तिआरा है जो खुशहाली, तरक्की और अमन की अलामत है।
جس کے ذریعے شاعر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ایسا دور آئے جس میں ہر طرف خوشی، امن اور ترقی ہو اور یہ حالت کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، اسے کبھی زوال نہ آئے۔ اندیشہ زوال سے مراد یہ ہے کہ یہ خوشحالی کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ برقرار رہے۔ احمد ندیم قاسمی کی دعا ایک جامع دعا ہے جس میں کئی پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ شاعر اپنی سرزمین کی دائمی خوشحالی، امن اور ترقی کی دعا کرتا ہے۔ اس دعا میں ایک امید اور عزم پوشیدہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جو ہر لحاظ سے مضبوط اور خوشحال ہو۔ یہ شعر اپنی ساخت اور فنی محاسن کے لحاظ سے اعلیٰ درجے کی تخلیق ہے۔ استعارے کا بہترین استعمال فصل گل، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے علامت، جو شاعر کی آرزوؤں کو دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ شعر کی زبان سادہ، سلیس، رواں ہے اور مجموعی طور پر اس میں وطن سے محبت اور ترقی کی دعا کا جذبہ نمایاں ہے، جو ایک خوبصورت اور متاثر کن شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ نظم کا اگلا شعر: یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ اگر اس شعر کو کوئی عنوان دیا جائے تو وہ خوشیوں کی پائیداری ہو سکتا ہے۔ علم بیان میں استعارہ پھول بمعنی خوشی اور علم بدی میں مبالغہ خزاں کی مجال نہ ہو۔ حقیقتاً ایسا ہونا ممکن نہیں، اور نظم میں خوشیوں اور کامیابیوں کے دوام کی بات کی گئی ہے۔ شعر کا مرکزی خیال پاکستان کی دائمی خوشحالی اور خوبصورتی کی دعا ہے۔ پہلے مصرے میں پھول کا استعارہ موجود ہے جو خوشحالی، خوبصورتی اور ترقی کی علامت ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے پاکستان میں جو بھی پھول کھلے وہ ہمیشہ کھلا رہے، یعنی سال ہر سال تک اپنی خوبصورتی اور خوشبو بکھیرتا رہے۔ یہاں پھول کا کھلنا خوشیوں اور کامیابی کی طرف اشارہ ہے جو ملک میں ہر وقت موجود رہیں۔ دوسرے مصرے میں خزاں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے جو زوال، مشکلات اور ناکامیوں کی علامت ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی خزاں کا گزر نہ ہو، یعنی ہمارے ملک میں کبھی بھی زوال یا مشکلات نہ آئیں۔ خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں ہمیشہ بہار کا موسم رہے اور بھی کسی بھی قسم کی ناکامی یا بدحالی کی کوئی گنجائش موجود نہ ہو۔ شاعر کی یہ دعا پاکستان کی دائمی خوشحالی، خوبصورتی اور سرسبز رہنے کی دعا ہے۔ شاعر چاہتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ زندگی کی بہار ہو اور کوئی بھی جگہ زوال یا بدحالی کا شکار نہ ہو۔ در حقیقت یہ شعر بھی ایک پاکستانی کے دل کی آواز ہے۔ احمد ندیم قاسمی اس شعر میں اپنی ایک اعلیٰ درجے کی تخلیق کا مظاہرہ کیا ہے۔ نغمگی اور موسیقیت کے ساتھ شعر کی زبان سادہ، سلیس اور رواں ہے، اور نہ صرف فنی محاسن موجود ہیں بلکہ وطن سے محبت اور اس کی ترقی کی دعا کا جذبہ بھی نمایاں ہے۔ نظم کا اگلا شعر: یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ عنوان دیا جائے تو وطن کی سرسبزی اور شادابی کی بات کی گئی ہے، اور استعارہ کے طور پر سبزہ بمعنی ترقی کے لیے۔ علم بدی میں اس میں حسن تعلیل موجود ہے کہ جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے۔ سبزہ بالآخر زوال کا بھی شکار ہوتا ہے، لیکن شاعر یہاں وطن کی سرسبزی اور شادابی کی دعا کر رہا ہے۔ شاعر اپنے وطن کے لیے ایسی حالت کی خواہش کرتا ہے جہاں ہر طرف سبزہ ہو اور سبزہ کبھی نہ مرجھائے۔ پہلے مصرے میں سبزہ ایک استعارہ ہے جو زندگی، تازگی اور خوشحالی کی علامت ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ پاکستان، ہمارا ملک، ہمیشہ ترقی، خوشحالی اور امن و امان کا گہوارہ رہے۔ سبزے کی سبزی پاکستان کی خوبصورتی اور اس کے لوگوں کی خوشیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوسرے مصرے میں شاعر اس سبزے کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا سبزہ اور خوبصورتی اتنی بے مثال ہو جائے کہ دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ شاعر کی امیدیں اور خوابوں کے اظہار کا بہترین نمونہ یہ شعر ہے کہ پاکستان اپنی خوبصورتی اور ترقی کی وجہ سے دنیا میں منفرد ہو۔ احمد ندیم قاسمی کی یہ دعا پاکستان کی دائمی خوشحالی، خوبصورتی
और सरसब्ज रहने की दुआ है। ये इस बात का इशारा है कि शायर चाहता है कि पाकिस्तान हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे, कभी किसी मुश्किल या ज़वाल का शिकार ना हो, और ऐसी तरक्की हो जो दुनिया में कहीं और ना हो। यानी पाकिस्तान अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिहाज से भी दुनिया में मुनफरिद हो। इस शेर में भी वतन की मोहब्बत, दुआ और उम्मीद की गहराई नजर आती है। अहमद नदीम कासमी का ये शेर भी एक आला दर्जे की तख्लीक, जिसमें इस्तिआरे का बेहतरीन इस्तेमाल मौजूद है, जहां सब्जा जिंदगी, ताजगी और खूबसूरती की अलामत है। शेर में नगमगी और मौसीकियत, रदीफ, काफिया, सादा और सलीस जबान इस्तेमाल की गई है। मजमूई तौर पर यह शेर न सिर्फ फनी महासिन से भरपूर है, बल्कि वतन से मोहब्बत और तरक्की की भरपूर अंदाज में दुआया तर्जुमानी भी करता है। अगला शेर, घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। उन्वान इसे बाराने रहमत की दुआ का दिया जा सकता है, और मुबालिगा इल्म बदी मौजूद है कि पत्थर जो कि बंजर होते हैं, और रोईदगी से मुराद जरखेजी से है। पत्थरों से जरखेजी मुमकिन नहीं है, और यहाँ इसी लिहाज से पत्थरों से रोईदगी की तमन्ना की गई है। तो मरकजी ख्याल पाकिस्तान की खुशहाली और जरखेजी की दुआ है। वतन के लिए ऐसी हालत की ख्वाहिश करता है कि जहां बारिशें इतनी शादाबी बख्शें, सरसब्ज हो जाएं कि हर तरफ हरियाली हो जाए, हत्ता कि संगलाख बंजर जमीन भी जरखेज हो जाए। पहले मिसरे में घनी घटाएं का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। बादलों की कसरत और इनसे होने वाली बारिश तरक्की और खुशहाली की तरफ दुआ या जज्बे की निशानदेही करती है। शायर दुआ करता है कि पाकिस्तान में घने बादल आएं और ऐसी बारिश बरसाएं जो जमीन को सरसब्ज और शादाब कर दे। बारिश, जिसे रहमत भी कहा जाता है, हमेशा से जरखेजी, खुशहाली और नई जिंदगी की अलामत रही है, और शायर भी यही ख्वाहिश करते हैं कि बारिशें मुल्क को इतनी फैज़याब करें कि हर तरफ हरियाली और खुशहाली हो। दूसरे मिसरे में पत्थरों का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, जो सख्ती, बंजरपन और नामुमकिन हालात की अलामत है। शायर दुआ करता है कि बारिशें इतनी शादाबी लाएं कि यहाँ की पथरीली और बंजर जमीन भी जरखेज हो जाए। रोईदगी का मतलब है सब्जा और पौधे उगना, जो इस बात की अलामत है कि मुल्क में हर जगह जिंदगी की बहार हो। इस शेर में भी शायर चाहते हैं कि मुल्क में हर जगह जिंदगी की बहार आ जाए, और दर हकीकत ये शेर भी हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है, और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत करने, इसकी खूबसूरती और जरखेजी की हिफाजत करने और इसकी तरक्की के लिए काम करने का पैगाम देता है। शायर इस शेर में भी अपने फनी महासिन का भरपूर इस्तेमाल करते नजर आते हैं। इस्तिआरे के साथ साथ दुआया अंदाज में जज्बात की तर्जुमानी, नगमगी, मौसीकियत, सादा और सलीस जबान भी इसमें इस शेर को बेहतरीन शेर साबित करती है। अब नज़म का अगला शेर, खुदा करे कि न खम हो सरे वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। इस शेर में वतन के वकार और अजमत की बात की गई है कि, और इल्म बदी में देखा जाए तो मिरातुन नज़ीर है। वकार की बात की गई है, हुस्न की बात की गई है, और वतन के लिए दुआया अंदाज इख्तियार किया गया है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि कभी ऐसा कोई मौका ना आए कि कभी मेरे वतन को किसी भी वजह से सर झुकाना पड़े। मेरा वतन हमेशा सर बुलंद रहे, मेरा परचम हमेशा सर बुलंद रहे, अजीम रहे, दुनिया में इसका नाम रोशन हो, दुनिया में इसको इज्जत और मुकाम हासिल हो। और इसके साथ साथ शायर ये भी तमन्ना करते हैं कि इसकी खूबसूरती को कभी कोई
गहन न लगे, कोई गिरहन न लगे, कभी इसे माहो साल का कोई गम लाहक ना हो, ये इसका हुस्न हमेशा बरकरार रहे, हमेशा खूबसूरत अंदाज में मेरे वतन में खुशहाली बरकरार रहे और ये दुनिया के लिए एक मिसाली मुकाम बन जाए। इसके बाद अगला शेर को उन्वान दिया जाए तो इल्म फन की बुलंदी की ख्वाहिश या इल्म फन की बुलंदी पर मबनी हो सकता है। शेर का मरकजी ख्याल पाकिस्तान की सकाफती, तहजीबी और फनी तरक्की के साथ साथ अवाम की खुशहाली और सुकून की दुआ है। शायर अपने वतन के लिए ऐसी हालत की ख्वाहिश करता है जहां हर फर्द तहजीब व फन के आला मुकाम पर हो और कोई भी दुख या परेशानी में मुब्तला ना हो। पहले मिसरे में शायर दुआ करता है कि पाकिस्तान का हर फर्द तहजीब और फन में आला मुकाम हासिल करे। ऊंचे कमाल का मतलब है बुलंद तरीन मुकाम, और यहाँ शायर की ख्वाहिश है कि मुल्क के हर शहरी में तहजीब और फन की आला तरीन खसूसियात मौजूद हों। दूसरे मिसरे में शायर ख्वाहिश करता है कि मुल्क का कोई भी फर्द गमगीन या परेशान हाल ना हो। मलूल का मतलब है गमगीन, खस्ता हाल का मतलब है परेशान हाल या मुसीबत ज़दा। शायर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में हर शख्स खुशहाल मुतमईन हो, किसी को भी दुख या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये दुआ मुल्क में अमूमी खुशहाली, सकून और अमन की ख्वाहिश का इजहार करती है। पूरे नज़म की तरह ये शेर भी हकीकत में हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। शायर की ख्वाहिशात सिर्फ मादी तरक्की तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें अखलाकी और फिक्री तरक्की भी शामिल है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हर शहरी को ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी हासिल हो, कोई भी शख्स किसी भी किस्म की मुश्किलात का शिकार ना हो। शायर की ये दुआ हमें पैगाम देती है कि किसी भी कौम की तरक्की और खुशहाली इसके अफराद की तालीम, तहजीब और फ़नी सलाहियतों पर मबनी है। अगर हम सब मिलकर अपने माशरती और अखलाकी मयार को बुलंद करें तो यकीनन हमारा वतन भी खुशहाल और मिसाली बन जाएगा। अहमद नदीम कासमी का ये शेर अपने वतन से मोहब्बत, इसकी खिदमत का दर्स देता है। ये शेर एक मिसाली पाकिस्तान की तस्वीर कशी करता है, जहां हर फर्द अपनी सलाहियतों और खूबियों को बरूए कार लाते हुए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। अगर इस शेर को उन्वान दिया जाए तो बावकार जिंदगी की दुआ करते हुए शायर अपने हमवतनों की इज्जत और सुकून भरी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं। और इसके हवाले से देखा जाए, नज्म के हवाले से, तो सबसे असर अंगेज और इंसानियत पर मबनी शेर यही है। शायर की दिली ख्वाहिश है कि इसके किसी भी हमवतन को जिंदगी बोझ या मुसीबत महसूस ना हो। हर शख्स आजाद अपने हुनर को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने वाला खुशहाल जिंदगी गुजारे। हर एक को पुरसुकून जिंदगी गुजारने का हक मिले। किसी के लिए जिंदगी जुर्म की हैसियत ना बन जाए, किसी के लिए जिंदगी बोझ ना बन जाए। और शायर का ये दुआया अंदाज इस बात की तर्जुमानी है कि ना सिर्फ अपने वतन से बल्कि शायर को अपने हम वतनों से भी बे इंतहा मोहब्बत है। और इसके हवाले से शायर ये बात करते हैं कि मेरे हमवतन भी हमेशा खुशहाली का अमली नमूना बने। अगर इस नज्म के मरकजी ख्याल की बात की जाए तो पूरी नज्म पाकिस्तान की दायमी खुशहाली, तरक्की और खूबसूरती की दुआ पर मबनी है। ये नज्म उनके जज्बा हुब्बुल वतनी की अक्कास है। शायर अपनी नज्म में एक मिसाली पाकिस्तान की तस्वीर कशी करते हैं, जहां किसी भी शहरी को किसी तकलीफ का सामना ना हो। इस दुआ में शायर की वतन से मोहब्बत, उसकी तरक्की की ख्वाहिश और अवाम की खुशहाली के लिए गहरी तमन्ना झलकती है। और नज्म के खुलासे के अहम निकात को मद्देनजर रखते हुए हम कह सकते हैं कि अहमद नदीम कासमी इस नज्म में अपने वतन पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं कि इस पर ऐसी बहार नाजिल हो जिसे कभी जवाल ना आए। मुल्क में हमेशा मौसम बहार मौजूद रहे, इस पर कभी खिज़ां ना आए। यहाँ हर तरफ खुशहाली हो, सरसब्जी हो,
मुल्क का वकार हमेशा बुलंद रहे। यहाँ का सब्जा हमेशा सरसब्ज और शादाब रहे। इतनी जरखेजी हो कि बंजर पत्थर भी सरसब्ज हो जाएं। इसके वकार की बात की है कि हमारे मुल्क का वकार हमेशा कायम रहे और इसके शहरी तहजीब व फन के आला मकाम पर हों और मेरे वतन की खूबसूरती वक्त के असरात से महफूज रहे। मुल्क का हर फर्द तहजीब व फन के आला तरीन मुकाम पर पहुंचे और कोई भी शख्स गमजदा या मायूस ना हो। शायर की तमन्ना है कि पाकिस्तान में हर चीज खूबसूरत, नादिर और बेमिसाल हो और किसी भी शहरी को किसी मुश्किल या परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं इस नज़्म के फनी मुहासिन या तनकीदी जायजे पर। अहमद नदीम कासमी की यह नज़्म उनके जज्बा हुब्बुल वतनी की तर्जुमान है। उनकी शायरी में वतन से मोहब्बत, इसकी तरक्की की गहरी ख्वाहिश और अवाम की खुशहाली के लिए दुआया जज्बात नुमाया हैं। इनका तर्ज तहरीर सादा मगर पुरअसर है, जो कायरीन के दिलों में वतन की मोहब्बत और इसकी खिदमत का जज्बा बेदार करता है। इसमें गहराई और जामियत के अनासिर भी मौजूद हैं, जबकि तशबीहात और इस्तिआरात का खूबसूरत इस्तेमाल इनकी नज़्म को मज़ीद दिलकश मौसर बना देता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं तमाम हुआ।